बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 11:30 हो गए जनाब। अभी ताज़ा खबर आई है कि ऐवान सदर पहुंच गई है समरी एडवाइस वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली तहलील करने की। और जिस वक्त आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे उस वक्त तक असम्बली तहलील हो चुकी होगी। मेरी इत्तला के मुताबिक सदर साहब तैयार बैठे हैं जनाब। यूं ही समरी आएगी, कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने नहीं आया। टामुक-टोहियाँ मारी जा रही हैं, बहुत सारे नाम भी सामने आ रहे हैं। मैंने भी कल इस पे एक व्लॉग किया था। उसकी ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करें कि मुअम्मा बना हुआ है वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का। इतना खुफिया रखने का, पोशीदा रखने का कुछ समझ नहीं आ रही क्या तुक है। और लेकिन इससे पहले जनाब फिर इमरान खान ही जो पहला मौजू है वो इमरान खान साहब ही हैं। और इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ है, अब्दुल रज़ाक शार केस एडवोकेट जो हैं उनके कत्ल में ये नामज़द हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनका केस लगा हुआ था। और जो मुद्दई के वकील हैं अमानुल्लाह कुनरानी साहब, उन्होंने वो की है जो मैंने कभी नहीं देखा, जो जजों के साथ की है। 2 जजों के साथ हम ख्याल जज जो समझे जाते हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी और हसन अज़हर रिज़वी साहब। उसकी तफसीलात भी बताते हैं, लेकिन पहले खान साहब अटक जेल में क्या हो रहा है वो मैंने पिछले से पिछले व्लॉग में अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक्सरसाइज भी वहाँ नहीं कर रहे। अब ये पता चला है कि जनाब इमरान खान साहब ने एक्सरसाइज की है और एक्सरसाइज करने के बाद जनाब खान साहब का फूल गया सांस। और वजह समझ नहीं आ रही क्यों जनाब उनकी जो सांस फूली है। और फिर वो चेकअप शेकअप भी हुआ उनका, वो कोई हार्ट बीट भी बढ़ी हुई थी। जैसे बंदा परेशानी के आलम में या नींद पूरी ना हो बंदे की, एक्सरसाइज करे तो फिर इस तरह की कैफियत जो है वो डॉक्टर कहते हैं हो जाती है। अटक जेल में इमरान खान के हवाले से कल भी मैंने व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि आईजी जेल खाना जात को भाई लोगों ने बुलाया था और उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनाई गई थी और उन्हें हदायत की गई थी कि जनाब इमरान खान के हवाले से कोई बात नहीं करनी। इमरान खान खुद करे या वकील करे तो करें, जेल में उसके साथ क्या हो रहा है आप लोगों ने किसी को नहीं बताना। तो अब उसकी मज़ीद तफसीलात, वो जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनाई गई थी उनकी मज़ीद तफसीलात जियो टीवी पे मैं देख रहा था खबर, तो वो ये बताया कि वहाँ एक अहलकार और इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो पकड़ी गई है या सामने आई है। वो रिकॉर्डिंग तो ज़ाहिर है वो जहाँ इमरान खान बैठा हुआ है तो वहाँ तो बगिंग शगिंग ये वो सारा कुछ उन्होंने इंतज़ाम किया होगा ना। तो उसमें वो कहते हैं अहलकार और इमरान खान की जो कुछ गुफ्तगू का कुछ हिस्सा ऐसा है कि उसकी समझ नहीं आ रही कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये बात नहीं कि जहाँ कोई शोर है या कोई और बात है, अल्फाज समझ आ रहे हैं लेकिन ये नहीं पता चल रहा ये बात क्या कर रहे हैं। और लग ये रहा है ये कोड वर्ड्स में कोई बात की जा रही है। तो उस पे अब जनाब वो तमाम जो अहलकार हैं जेल के, उनकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जनाब तफ्तीश करें, सारा पता करें ये कौन लोग हैं जो वहाँ तैनात हैं, इनका कोई रिकॉर्ड कूड माजी का ये वो तलकात सियासी वाबस्तगियाँ वगैरह वो सारा कुछ इंक्वायरी शिनक्वायरी जो है वो करने की वो हदायत की गई है। और दूसरा इन्होंने जनाब कहा था जनाब मुझे जेल अटक से निकालें और मुझे जनाब अडयाला ले जाएं। तो उस पर नोटिस जारी हो गए हैं वफाकी हुकूमत को भी और पंजाब हुकूमत को भी। अगली पेशी पे 11 अगस्त को आके वो कह देगी हुकूमत कि जनाब ये दरख्वास्त दें इंतज़ामी सतह पे डायरेक्ट हाई कोर्ट आने की बजाय, तो फिर उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत जो है उसको भी इख्तियार है जनाब, एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल किया जा सकता है। और साथ ही अदालत ने यह हिदायत की है कि जनाब इनको जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक सहूलियात जो हैं वो दे दी जाएँ। वो अब उनको बताया गया है कि जनाब वो कूलर शूलर लग गया है, पंखा भी है। वो जो कल मैंने बताया था कि ये सहूलतें खान साहब को वहाँ दी गई हैं, तो वही सहूलतें अब वो रिकॉर्ड पे ले आए हैं कि जनाब ये चीज़ सहूलतें इनको दी जा रही हैं। और फिर इनके जो 2 वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब और अमहर नियाज़ी साहब, इनका वहाँ हो गया जेल में झगड़ा। हाई कोर्ट के हुक्म पर मिलने गए थे, लेकिन शाम को पहुँचे, रात 8 बजे जनाब शायद पहुँचे वहाँ। तो उन्होंने जनाब इस वक्त तो बैरक और जो सेल वगैरह हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, तो नहीं मुलाकात हो सकती। वहाँ ये इन्होंने फड्डा-छड्डा किया है, कोई वर्दी-शर्दी फाड़ दी है।
तो FIR उन्होंने दर्ज कर ली है। और अदालत को ये भी इन्होंने बताया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, आमिर फारूक साहब को, जनाब आपने हुक्म दिया था इंक्वायरी का, तो इन्होंने एक वकील जो हैं नईम हैदर पंचोथा, उनको FIA ने 8 घंटे बिठाई रखा, और अब ख्वाजा हारिस को भी बुला रहे हैं। वो जो दिलावर हुमायूं वाली फेसबुक पे जाली पोस्टें वगैरह नहीं बनाई हुई थी मुबैना तौर पे, जिसकी इंक्वायरी हो रही है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब मैं उसको देखता हूँ, इंतज़ामी सतह पे देखता हूँ, तो इंक्वायरी के नाम पे इस तरह की कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब क्या होता है। तो दूसरी जो इनकी दरख्वास्त थी, वो मैंने पहले भी कहा था कि जनाब ये शॉर्ट सेंटेंस है तोशाखाना केस में जो उन्हें हुई है, तो आम तौर पे अदालतें मुअत्तल कर देती हैं। तो वो इन्होंने सज़ा की थी, जनाब वो सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। तो अदालत ने कहा जनाब नहीं, अभी दूसरे फरीक को सुनेंगे हम, और नोटिस जारी कर दिए हैं, और तारीख शरीक मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं मिली है, और वो कहते हैं जनाब अगले हफ्ते लगा लेंगे, देख लेंगे कब लगानी है, पता नहीं बेंच दस्तयाब होता है या नहीं होता है, कितनी देर। मैंने कहा जी हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसमें नोटिस जारी करेंगे, और वैसे ही ये हुआ है, नोटिस जारी हो गए हैं। तो वो अभी लग जाना है टाइम, थोड़ा सा महीना 1.5 महीना लग जाना है मेरा ख्याल उन्हें इस केस में ज़मानत वमानत। वैसे तो वो मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट सेंटेंस का केस है और इसमें बेल हो जाती है, लेकिन फौरी बेल शेल नहीं हुई। और ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत को बताया जनाब वो मैं 12:30 बजे उन्होंने अनाउंस करना था, मैं तो 12:15 बजे पहुंच गया था जनाब अदालत में हुमायूं दिलावर की, और मैं रोस्टर पे खड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया, मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा मैं तो जजमेंट सुनाने लगा हूँ। तो जनाब ये बड़ा फिट केस है सज़ा की मुअत्तली का। और फिर अभी आपने उसका फ़ैसला भी नहीं सुनाया जो हमने दरख्वास्त दी हुई है कि जो हमारे गवाह हैं उनकी जो लिस्ट मुस्तरद की थी उन्होंने गैर मुतल्लका कह के हुमायूं दिलावर साहब ने, तो उसका फ़ैसला भी नहीं हुआ, तो उससे पहले ही कर दिया। इस तरह के दलाइल शलाइल उन्होंने दिए, लेकिन अदालत ने, मैं ये बार बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ एक दफ़ा, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, यहाँ से जो गैर मामूली रिलीफ इमरान खान साहब को मिला करता था, आपको पता है कि हर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके जाते थे, फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करना शुरू कर दी, तो धड़ाधड़ रिलीफ मिलता था इनको। तो मैंने ये कहा कि इन दोनों अदालतों से जो रिलीफ मिलने का सिलसिला है वो बंद हो चुका हुआ है। और फिर ये भी बताया जनाब रात को नींद नहीं आती खान साहब को, जो हमारी खबर है उसी खबर की तईद की है इन्होंने, अदालत में खड़े होकर रात बारिश का पानी आता रहा है और खान साहब जो हैं वो रात को सो नहीं सके। अब वैसे इस बात पे मुझे बड़ी हैरानी है, 5-5 घंटे एक्सरसाइज करने वाला बंदा जो है वो जेल में एक्सरसाइज करते हुए जनाब उनकी सांस जो है वो फूलना शुरू हो गई है, हार्ट बीट तेज़ हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। जेल कटना वाकई बड़ा औखा है यार। एक दफ़ा खान साहब गए थे चंद दिन के लिए जेल, जब वो बुकला की तहरीक चल रही थी, तो खान साहब ने बाहर निकल के कहा था यार जेल कटनी वाकई बड़ी औखी है, अंदर बड़ी गर्मी है। जितना भी स्ट्रांग आदमी हो, ये तो वैसे उम्र के उस हिस्से में है, जवानी में ठीक है वो रहे होंगे स्ट्रांग, स्पोर्ट्समैन है, अब जेल में ये चीखे मार रहे हैं। बहरहाल अभी तक तो इन्हें रिलीफ नहीं मिला, बस नोटिस हो गए। जो सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त CM साथ डालते हैं ना मेन अपील के साथ, उसमें भी नोटिस हो गए। जनाब इकट्ठा सुनेंगे, दोनों को देखेंगे, करते हैं फैसला क्या करना है। और अब जनाब उस केस की तरफ आते हैं जिसमें मैंने कहा कि 2 जजों के साथ जो अमानुल्लाह कुर्रानी साहब हैं, उन्होंने उनकी अच्छी खासी क्या यार, जितनी बेइज्जती हो सकती है अदालत में, ओपन कोर्ट में, उससे ज़्यादा ही कर दी थोड़ी सी उन्होंने। अब अमानुल्लाह कुर्रानी साहब हैं कौन? अमानुल्लाह कुर्रानी साहब कोई आम वकील नहीं है, ये सीनियर वकील हैं, और 2018-2019 में ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हुए हैं। और किस ग्रुप के हैं? ये हामिद खान ग्रुप के हैं। यही ग्रुप जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, आबिद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उसी ग्रुप से इनका तल्लक है अमानुल्लाह कुर्रानी साहब का। और इन्होंने जाते ही अदालत में कहा, मदई के वकील हैं, तो उन्होंने जाते ही कहा कि जनाब ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और हसन रिजवी साहब जो बेंच के रुकन हैं, 3 रुकनी बेंच है ना, यही अफरीदी साहब की सरबराही में काम कर रहे हैं, तो उनका ये दोनों बेंच से उठ जाए जनाब, इन दोनों पे मुझे एतराज़ है। मतलब ये उनका कहने का था ये दोनों मुतअस्सिब हैं। उन्होंने कुछ ऐसा तासर दिया कि इमरान खान ये हम ख्याल बेंच है, वो जजेस में से हैं, और इमरान खान के साथ उन्होंने वजह ये बयान की, वो जो पंजाब और KP में असम्बलियों की तहलील
کے بعد الیکشن کا معاملہ تھا کہ جناب الیکشن نہیں ہو رہے، تو یہ انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی و اعجاز علیہ حسن پر مشتمل بینچ جو تھا اس نے ایک جو ملازمت کی درخواست تھی، ملازمت سے متعلقہ درخواست تھی، سروس میٹر تھا، اس پہ انہوں نے جناب 100 موٹر لے کے بھیج دی اور اس پہ جناب کارروائی شروع ہوگی. جو بھی انہوں نے کہا جناب یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ان کا. اور دوسرا جو سید حسن نذیر رضوی صاحب ہیں وہ میرٹ سے ہٹ کے، جو سینیارٹی لسٹ سے ہٹ کے نیچے سے اٹھا کے انہیں سپریم کورٹ لے جایا گیا تھا. تو اس میں بھی وکلا نے بڑا اعتراض کیا تھا جناب لسٹ وہ لائن نہیں ٹوٹنی چاہیے. تو انہوں نے کہا جناب یہ بھی نہ بیٹھے سید حسن نذیر رضوی صاحب، یہ وہ سارا ایک پلان تھا نا ان لوگوں کا، ہم کیا ججز کا، چیف جسٹس صاحبان جتنے بھی ہم کیا رہے ہیں ساکمن صاحب سے اب تک وہ نیچے سے بندوں کو توڑ لاتے تھے، ٹھا کے اپنے بندوں کو، ہم خیال بندوں کو. تو انہوں نے کہا یہ بھی نہ بیٹھے جناب. وہ کیوں نہ بیٹھے جناب؟ ان کا جناب آپ کے خلاف جو آپ کی جب تقرر ہے سینیارٹی سے ہٹ کے، یہ سندھ ہائی کورٹ میں میٹر جو ہے یہ پینڈنگ ہے، آپ کے خلاف وہاں کیس ہے. اس پہ سید حسن رضوی صاحب نے کہا جناب یہ میرے خلاف تو کوئی کیس نہیں ہے، آپ بتائیں کون سا کیس ہے. تو جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ جذباتی ہو گئے تھوڑے دنوں کہ جناب آپ کس کی اجازت سے ایسی بات کر رہے ہیں، ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اور یہ بھی کہا وکیل صاحب سے کہ آپ کو الزامات لگانے کی ذمہ داری دے کر سونپا گیا. وہ بھائی وہ تو حامد خان گروپ کا بندہ ہے، وہ جو دوسرا گروپ ہے وہ حکومت کے قریب ہے، جو ایس این بون اور اعظم وزیر طارڑ والا گروپ ہے، جو انڈیپینڈنٹ گروپ جسے کہتے ہیں، آسما جہانگیر گروپ. تو تو یہ امان اللہ کرانی صاحب تو دوسری طرف ہیں، حامد خان والا جو گروپ ہے. حسن نذیر رضوی صاحب نے یہ کہا وکیل سے کہ جناب آپ بتائیں کون سا کیس، کیسی بات کر رہے ہیں، کون سا کیس ہے جو میرے خلاف جناب وہاں زیر التوا ہے یا پینڈنگ ہے. تو جناب وہ وکیل صاحب نے کہا جناب مجھے بولنے کے لیے نہ کہیں، بولنے کے لیے مت کہیں، میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. مظاہر نقوی صاحب نے کہا جناب آپ الزامات نہ لگائیں ہم پہ، آپ نے جو الزامات لگائے ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا، ہم کمزور نہیں ہیں. جج عموماً ایسا کہتے نہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، یہ کمزوری ظاہر کرتی ہے بات. اصل میں جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے. یہ نفسیات کا اصول ہے. تو امان اللہ کنرانی نے کہا جناب آپ چلائیں مت، میں آپ کا غلام نہیں ہوں. تو آگے سے مظاہر علی نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں، کیا ہم غلام ہیں. یہ بات جو عمران خان والی اسی طرح کی بات. افریدی صاحب نے پھر ان کو بلایا، وہ بیٹھنے لگے. امان اللہ کنرانی صاحب تو افریدی صاحب نے کہا ذرا آئے نا یار روسٹم پہ، ابھی بیٹھے نا. تو یہ آپ کو اگر اعتراض تھا تو تحریری طور پہ کر دیتے، اوپن کورٹ میں آپ نے یہ ایک رولا ڈال دیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ معافی مانگیں. انہوں نے کہا فوری طور پہ معافی مانگیں. یہ افریدی صاحب نے کہا جو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو امان اللہ کنرانی نے کہا کہ جناب آپ تو بڑے ہیں، آپ کو حکم سارا آنکھوں پہ. انہوں نے کہا میں معافی مانگ لیتا ہوں، ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں اور غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا ججوں سے، مظاہر علی اکبر نقوی نے پہلے تو حسن رضوی سے کہا کہ جناب آپ قبول کرتے ہیں. تو حسن رضوی صاحب نے کہا کہ جناب اگر یہ اپنے جو الزامات ہیں وہ واپس لے لیں تو میں معاف کر دوں گا. الزامات واپس لینے کی شرط پہ میری طرف سے معافی ہے. اور پھر یحییٰ افریدی نے مظاہر علی اکبر نقوی سے کہا کہ جناب آپ معاف کرتے ہیں ان کو. ان کا ایبسلیوٹلی ناٹ، جو عمران خان کا فکر ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ پی ٹی آئی، انہوں نے کہا جناب ایبسلیوٹلی ناٹ. تو تحریری طور پہ لکھ کے دیں گے معافی نامہ. ان کا جناب میں ہاتھ بن کے عرض کر دیتی ہے معافی مانگ لی ہے، تحریری طور پہ لینے دی کی ضرورت. عام طور پہ ججز کو یہ موڈ دیکھ کے، ماحول دیکھ کے اپنا رویہ جو ہے اس کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں ججز جو ہیں ان کا نہیں تحریری معافی مانگے. انہوں نے پھر کیا جی نا میں مانگ دی ہے معافی جی منگنی سی. ابھی تک تو یہی ہے کہ وہ تحریری جواب یا تحریری معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر ایک اور بات جو وہاں ہوئی اس کے بعد جناب جب وہ دلائل خیال عمران خان کے وکیل نے، لطیف کھوسہ نے دلائل خیال دینے شروع کیے. جناب دیکھیں ایسے ہی پھنسایا ہوا ہے، وہ کوئٹہ کا بندہ تھا، عمران خان کا اس کے ساتھ کیا تعلق، ایویں نامزد کر دیا ہوا ہے وغیرہ جیسے ہوتا ہے. تو مظاہر نقوی نے پھر بلایا ان کو، وکیل کو، امان اللہ کنرانی صاحب کو. ان کا جناب آئیں ذرا سامنے آئے نا، ایف آئی آر پڑھیں. ان کا میں نے سامنے نہ بلاؤ، میں سامنے آ گیا تو مشکل ہوگا آپ کے لیے. یہ بات بھی وہاں پہ ہوئی.
बहरहाल फिर मामला जो है वो 24 अगस्त पे वो चला गया है। और अमानुल्लाह कुंडरानी साहब के बारे में मैं ये कहूँगा, ये वो ऐसे वकील नहीं हैं जैसे इस दफ़ा अदालत में वो नज़र आए हैं। वो सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हुए हैं और हामिद खान ग्रुप के और हामिद खान ग्रुप के बारे में यह है कि ये अदालतों में कोई बदतमीजी नहीं करते, बहुत कम इस ग्रुप के वकला जो हैं, ये लीडरान हैं, उनकी तरफ से ये चीज़ सामने, अगर अदालत में कुछ कहना भी होता है तो बहुत लपेट के बुलफूफ करके ये बात करते हैं। लेकिन कुंडरानी साहब ने तो हद ही कर दी थी जनाब। अमानुल्लाह कुंडरानी साहब ने इंज लग रहा थे जनाब जिमें कोई हम ख्याल चीज़ां तो अक्के आया, तंग आया बंदा अदालत के सामने खड़ा। अब आते जनाब कौमी असम्बली की तहलील और निगरान हुकूमत का जो मामला है उसकी तरफ। तो अभी मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया है कि जनाब खबर आ गई है कि सदर मुमलकत ने असम्बली, कौमी असम्बली तहलील कर दी है वज़ीर आज़म के एडवाइस पे। तो जो वो कहते हैं खबर आ गई है, तो बहरहाल अब असम्बली तहलील हो गई है तो हुकूमत भी तहलील हो गई है, लेकिन वज़ीर आज़म बरकरार रहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रर तक या नामजदगी तक। ये अब अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास 3 दिन हैं। 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आइनी तौर पे, आइन की बात कर रहा हूँ, ये फैसला करना है, किसी एक नाम पे इत्तेफाक करना है। अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर वो मामला जो है एक पार्लियामानी कमेटी में जाएगा, जो फौरी तौर पे जो स्पीकर हैं, स्पीकर अगले स्पीकर के इंतखाब तक, उसके ओहदा संभालने तक बरकरार रहना है उन्होंने। स्पीकर साहब जो है असम्बली तहलील एक पार्लियामानी कमेटी बनाएंगे और फिर पार्लियामानी कमेटी दोनों तरफ से जो नाम आएंगे, अपोजिशन लीडर की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से, उनमें से एक नाम का चुनाव करेंगे। वो अगर वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते तो फिर वो मामला जाएगा 3 दिन कमेटी के पास रहेगा। फिर 3 दिन बाद कमेटी जो है पहले भी भेज सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन है, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन दोनों तरफ से जो नाम आएंगे उनमें से एक नाम को वज़ीर आज़म नामजद कर देंगे। अब कल के व्लॉग में मैंने ये जिक्र किया था कि तसद्दुक़ गिलानी साहब भी नहीं हैं, शाद खान अब्बासी साहब भी नहीं हैं, खलील रहमान रमदे साहब भी नहीं हैं, हफीज़ शेख का नाम कहीं और से आया हुआ है, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं, वो पहले नंबर पे हैं जो कल के नाम थे। मैंने कहा था लेकिन इसमें अभी मज़ीद डेवलपमेंट हो सकती है, आखिर में मैंने बताया था। अब खबर ये आई है कि जलील अब्बास जिलानी साहब का जो नाम है ये सामने आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। खबर चल रही है कि जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, दोनों के नाम जो हैं ये पीपल्स पार्टी ने दिए वज़ीर आज़म को, निगरान वज़ीर आज़म के लिए। तो मेरी इत्तला के मुताबिक बिलावल हाउस से जो बात हुई है वो कहते हैं कि जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम नहीं दिया। वैसे भी ये जो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं ये तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के भांजे हैं और साढ़े पंजाब जो कहते हैं कि मामे भांजे नूं कट्ठे नहीं चलना चाहिए, जब बारिश हो रही हो ना बिजली डेग पैंती होना थे। तो तसद्दुक़ जिलानी साहब कल भी मैंने बता दिया उनका नाम वो नहीं, उधर तोड़ नहीं चढ़ेगा। तो जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं ये साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर हुकूमत में ये डिप्टी सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म हाउस में और फिर ये अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद रिटायर हो गए जब सेक्रेटरी खारजा के ओहदा से, उसके बाद फिर ये वहाँ गए। इनके जो रिश्तेदारी हैं ना वो काफ़ी ब्यूरोक्रेट हैं इनके। एक तो इनके जो दूसरे मामू हैं सैयद एजाज़ुद्दीन, वो सेक्रेटरी मुवासलात रहे हैं और फिर सैयद अलाउद्दीन जो हैं वो सेक्रेटरी दफा भी रहे हैं। सैयद सजाद हैदर जिलानी जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट। तो इस तरह के इनकी बड़े बड़े ओहदों पे इस ख़ानदान के लोग रहे हैं और फिर इनके यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी कोई अजीज़दारी है, तल्लकदारी है। फिर इनके छोटे मामू जो हैं शाहद जिलानी साहब, वो कौमी असम्बली में एडिशनल सेक्रेटरी टाइप कोई अफसर हैं, शायद कोई उससे बड़े ओहदे पे पहुँचे हुए हैं। ये इनका सारा बैकग्राउंड है और इनकी मुलाकात भी हो गई हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब के साथ 2 मुलाकातें जो ये नाम आ रहे हैं ना मार्केट में, एक अब्दुल रफ़ीक शेख
جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا پہلے نمبر پہ، اور دوسرا یہ جلیل عباس جیلانی صاحب، ان کی ملاقات ہو گئی ہوئی ہے۔ تو کل والا جو ولاگ تھا اس کے بعد مجھے صبح کوئی 11 ساڑھے 11 بجے ایک فون آتا ہے بڑی اہم شخصیت کا، اب نام ان کا بھی چل رہا ہے نا، اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ، دوبارہ پھر ان کا نام جو ہے یہ مارکیٹ میں آیا ہوا کہ جناب وہ بھی ہو سکتے ہیں، دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ میں بتا سکتا ہوں کہ لاہور سے کوئی بندہ نگران وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب تو لاہوری سے ہیں، تصدق گیلانی صاحب بھی لاہوری سے ہیں، خلیل الرحمان رمدے صاحب بھی لاہوری سے ہیں، لیکن لاہور سے کوئی بندہ نہیں ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی ہے کہ یہ کلیئرنس جو ہے نا، یہ کافی سارے لوگوں کی، وہ سیکورٹی کلیئرنس اور یہ وہ سارا کچھ نہیں ہوتا، وہ کافی سارے نام ہیں، صرف یہی نام نہیں ہے۔ اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو نام مارکیٹ میں، ان میں سے کچھ لوگ کابینہ میں، پوری کابینہ جو ہے اس کے خد و خال تیار کیے جا رہے ہیں، پوری کابینہ کے۔ ہو سکتا ہے جلیل عباس صاحب جو ہیں یہ سیکرٹری وزیر خارجہ ہو جائیں، اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اور عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ہو جائیں وزیر خزانہ۔ اب میں نے ایک ولاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ نون لیگ کی یہ خواہش ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ آئندہ 2-3-4 ماہ میں جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں بہت بہتری آ جانی ہے، دو دے دیے شاید دیاں نہراں وگن لگ جانی ہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب وہ کنٹینیوٹی چاہتے ہیں کہ ایسے لگے کہ یہ ہماری ہی حکومت کنٹینیو کر رہی ہے، تاکہ عوام کو اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ اس کا ثمر جو ہے، اس کا پھل جو ہے وہ ہم کھائیں، مقبولیت کی شکل میں۔ تو یہی بات وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں آج ڈسکس ہو رہی تھی، عمر چیمہ صاحب، یہی بات وہ اسلام آباد میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے تھے یہاں یہ بھی ایک معاملہ بنا ہوا ہے۔ اور اصل صورتحال یہ ہے، وہ جو میں کہا نا مجھے فون آیا تھا اور بڑی اہم شخصیت کا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار آپ راجہ ریاض کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں، کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ راجہ ریاض جو نام دے، ابھی ملاقات نہیں ہوئی ان کی، ہو سکتا ہے راجہ ریاض کے پاس ابھی نام نہ پہنچے ہوں، کہیں اور سے آنے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے راجہ ریاض صاحب، ان کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اسی لیے تو وہ اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان کو چھوڑنے والوں میں ابتدائی لوگ تھے، ان میں راجہ ریاض صاحب کا جو ہے وہ نام سر فہرست ہے۔ تو ان کو کہیں سے نام آنے ہوں، وہ نام پٹ کریں۔ اور یہ خبریں دیکھیں نا، آپ نے دیکھے خبریں یہ چل رہی ہیں کہ راجہ ریاض مصروفیات کے باعث، راجہ ریاض کی مصروفیات کے باعث وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہو سکی ان کی۔ آج ان کی ملاقات جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ فائنل ہے، آج ملاقات ہو جائے گی ان کی، وزیر اعظم کی اور اپوزیشن لیڈر کی، اور وہ جو نام دیں گے ان میں بھی سے کوئی بندہ ہو سکتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ وہی آنا ہے جو مقتدرہ کی طرف سے فائنل کیا جائے گا۔ اور مقتدرہ نے، یہ میں آپ کو اور ایک خبر دے رہا ہوں، مقتدرہ نے نواز شریف کی مشاورت کے ساتھ جو بھی نام آنا ہے اس میں نواز شریف کی مرضی اور مقتدرہ کی آشرواد۔ باقی یہ سارا ڈرامہ شرامہ ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جناب ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی وہ نہیں ہوا، جناب مشاورت جاری ہے۔ مشورت میرا خیال ہے ہوگی ہوئی ہے، بس نام کا اعلان کرنا ہے۔ ہلے تک نہ سارے ہی توڑ دے وچ ٹٹو گھوڑے بجائی پھرتے ہیں، توڑ بیٹھے گی تو پتہ لگے گا جناب گھوڑا کیڑا تے ٹٹو کیڑا ہے گا۔ بہرحال وہ جو صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نام زیر گردش ہیں ان سے زیادہ اہم نام ہو سکتا ہے جو راجہ ریاض کی طرف سے آئے گا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔